आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब हम आम बोलचाल में कहते हैं अरे चाय वाय पी ली क्या, या फिर जरा अपना सामान वामान बांध लो, तो ये वाय और वामान ये आखिर क्या भला है? हाँ, ये काफी मजेदार बात है क्योंकि डिक्शनरी के किसी भी पन्ने पर इनका कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल। और विज्ञान या लॉजिक के हिसाब से देखें तो इनका कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ही हमारे कानों में पड़ते हैं ना, ये हमारे दिमाग में एक पूरा माहौल पैदा कर देते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। मतलब चाय वाय का मतलब सिर्फ चाय नहीं होता, उसका मतलब होता है आराम से बैठकर की जाने वाली गपशप। और यही भाषा का सबसे बड़ा चमत्कार है ना, व्याकरण की दुनिया इसे बहुत ही दिलचस्प नजरिया देती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम जिन स्रोतों और पन्नों की गहराई में उतरेंगे वो हिंदी व्याकरण के उस जादुई हिस्से के बारे में है जिसे शब्द विचार या शब्दों का विज्ञान कहा जाता है। बिल्कुल। बचपन में हमें अक्सर रटाया जाता था कि ध्वनियों और अक्षरों को जोड़ने से शब्द बनते हैं, जैसे एक एक ईंट जोड़ के दीवार बनती है। हाँ, लेकिन पता है मुझे ये एनालॉजी हमेशा थोड़ी अधूरी लगती है। मुझे लगता है कि अक्षर या ध्वनियाँ किसी कंप्यूटर के कच्चे कोड यानी रॉ कोड की तरह हैं। ये दिलचस्प है। और शब्द एक ऐसा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है जो आपके दिमाग में जाते ही कोई खास तस्वीर, कोई इमोशन या कोई प्रतिक्रिया ट्रिगर कर देता है। ये कोडिंग वाली एनालॉजी दरअसल बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि जैसे कोडिंग में सिंटैक्स की गलती होने पर प्रोग्राम रन नहीं करता ना, वैसे ही व्याकरण में हर ध्वनि के मेल को शब्द नहीं माना जाता। अच्छा, तो इसका कोई कड़ा नियम है? बिल्कुल। व्याकरण का सबसे पहला नियम यही है कि ध्वनियों का मेल सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जो चाय के साथ वाय है उसे व्याकरण अपनी दुनिया से पूरी तरह बेदखल कर देता है, वो निरर्थक है। व्याकरण केवल उन्हीं शब्दों का विश्लेषण करता है जो दिमाग में कोई न कोई प्रोग्राम रन कर सके। ठीक है, तो जो निरर्थक हैं उन्हें तो हमने सिस्टम से बाहर कर दिया, लेकिन जो सार्थक शब्द हैं उनके बारे में भी हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी है। वो क्या? उसमें शब्द और पद के बीच एक लकीर खींची गई है। मतलब आम इंसान के लिए तो किताब एक शब्द है, चाहे वो डिक्शनरी में लिखा हो या किसी वाक्य में। फिर ये पद का कॉन्सेप्ट बीच में कहाँ से आ गया? इसे ऐसे समझिए कि जब तक किताब या पानी डिक्शनरी के पन्नों में दर्ज है तब तक वो एक स्वतंत्र नागरिक है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। हाँ, वह अपने मूल रूप में है और उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस किताब को किसी वाक्य का हिस्सा बनाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि किताबें मेज पर रखी हैं, तो अब वो स्वतंत्र नहीं रही। अच्छा, मतलब अब उसे वाक्य के ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। एग्जैक्टली। अब उसे वाक्य के लिंग, वचन, कारक और काल के अनुशासन में बंधना होगा। जैसे किताब को बहुवचन के नियम के कारण किताबें बनना पड़ा। राइट। तो जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों की जंजीर पहनकर किसी वाक्य में अपनी ड्यूटी देने के लिए खड़ा हो जाता है, तो उस अनुशासित रूप को ही पद कहा जाता है। अरे वाह, ये तो ऐसा हुआ जैसे डिक्शनरी एक तरह का वेटिंग रूम है जहां सारे शब्द आराम कर रहे हैं, और वाक्य वो रणभूमि है जहां उन्हें एक खास वर्दी पहनकर एक खास पद पर या पोजीशन पर तैनात कर दिया जाता है। बहुत ही उम्दा नजरिया है ये। तो अब जब हम समझ गए हैं कि शब्द काम कैसे करते हैं, तो मुझे उनके अतीत में जाने की उत्सुकता हो रही है। हमारी हिंदी भाषा की शब्दावली एक अथाह समुंदर की तरह है। बिल्कुल है। लेकिन मुझे हमेशा से एक बात खटकती है। हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमारे कुछ शब्द एकदम शुद्ध, कड़क और प्राचीन लगते हैं, जैसे किसी पुराने ग्रंथ से निकल कर आए हों। और कुछ शब्द एकदम मिट्टी से जुड़े, आम और देसी लगते हैं। ऐसा क्यों है? इसका सीधा सा जवाब हमारे समाजशास्त्र और इंसानी व्यवहार में छिपा है। स्रोत सामग्री में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्द। तत्सम मतलब? तत् यानी उसके, सम यानी समान। ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से बिल्कुल अपने मूल रूप में बिना एक भी खरोच के हिंदी में चले आए हैं, जैसे अग्नि, दुग्ध, आम्र या सूर्य। लेकिन इन शब्दों को आम बोलचाल में इस्तेमाल करना थोड़ा भारी लगता है। मुझे नहीं लगता कि कोई सड़क पर चलते हुए कहता होगा कि हे मित्र, जरा मुझे दुग्ध देना। हाँ, बिल्कुल, कोई नहीं कहता। और यहीं से जन्म होता है दूसरी श्रेणी का, जिसे तद्भव कहते हैं। तद्भव, इसका क्या अर्थ हुआ? तद्भव का मतलब है उससे उत्पन्न। आप देखिए, भाषा का एक बहुत ही प्राकृतिक नियम है। पानी की तरह भाषा भी हमेशा सबसे आसान रास्ता खोजती है। मतलब इंसान शॉर्टकट ढूंढता है। बिल्कुल। इंसान की जीभ और जबड़े मूल रूप से आलसी होते हैं।
संस्कृत के कुछ शब्दों का उच्चारण करने के लिए मुंह के अंदर जो ओरल जिम्नास्टिक्स करने पड़ते हैं ना, उसे आम किसानों और मजदूरों ने सदियों के इस्तेमाल में घिस-घिस कर आसान बना दिया। अच्छा, इसे ही शायद मुख सुख कहा जाता है। हाँ, भाषा विज्ञान में इसे मुख सुख यानी मुंह का सुख कहा जाता है। मतलब ऊर्जा बचाने के लिए हमने शब्दों का रूप ही बदल दिया। एकदम सही। अग्नि बोलने में जीभ को जो मेहनत करनी पड़ती है, आग बोलने में वो आराम से फिसल जाती है। दुग्ध घिसकर दूध हो गया, आम्र बन गया आम और सूर्य बन गया सूरज। ये बहुत ही लॉजिकल लगता है, पर क्या इन दोनों को पहचानने का कोई तरीका भी है? क्योंकि कई बार कोई शब्द देखकर समझ नहीं आता कि वो तत्सम है या तद्भव। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके विकास के कुछ बहुत ही तय नियम हैं, जो आपको स्रोत सामग्री में साफ नजर आएंगे। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे क्ष अक्षर का नियम। क्ष बोलने में थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए जब तत्सम शब्द तद्भव में बदलते हैं तो आम लोग इस क्ष को आसान ख या छ में बदल देते हैं। ओहो, जैसे अक्षर बन जाता है आखर या अक्षर। एकदम सही पकड़े आप। और पक्षी बन जाता है पंछी, क्षेत्र बन जाता है खेत। अरे वाह। इसी तरह तत्सम शब्दों में आपको अक्सर र की अलग-अलग मात्राएं जैसे प्र, क्र या री देखने को मिलेगा। तद्भव में आकर ये जटिल मात्राएं गायब हो जाती हैं और शब्द एकदम सीधा सपाट हो जाता है। लेकिन हमारी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो न तो संस्कृत जैसे भारी भरकम लगते हैं और ना ही उनके घिसे हुए रूप लगते हैं। जैसे कौन से शब्द? जैसे लोटा, पुटरी, झंझट, खिड़की। अगर इन शब्दों का कोई संस्कृत स्रोत नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि भाषा वैज्ञानिक थोड़े आलसी हो गए हैं? मतलब जब उन्हें किसी शब्द का इतिहास नहीं मिला तो उन्होंने उसे एक नया नाम दे दिया। ये एक बहुत ही जायज संदेह है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है और ये किसी के आलस का नतीजा नहीं है, बल्कि ये मानव रचनात्मकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? देशज शब्द किसी व्याकरण की किताब से नहीं आते। ये आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से, ध्वनियों की नकल से या किसी खास काम को करते समय खुद बहुत पैदा हो जाते हैं। यानी ये ग्रासरूट्स लेवल पर पैदा हुए शब्द हैं। हाँ, उदाहरण के लिए खटखटाना या झंझट। आप ध्यान दें तो इन शब्दों की ध्वनि में ही उनका अर्थ छिपा है। ये शब्द किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाए, बल्कि एक पूरे समाज ने अपनी सुविधा के लिए गढ़ लिए। तो एक तरफ हमारे पास संस्कृत की विरासत है यानी तत्सम, दूसरी तरफ हमारा अपना आलस और सहूलियत है यानी तद्भव, और तीसरी तरफ हमारी जमीनी रचनात्मकता है देशज। बिल्कुल। लेकिन इस समंदर में कुछ धाराएं तो बाहर से भी आई हैं, है ना? हाँ, और वो है आगत या विदेशी शब्द। देखिए, भाषा एक स्पंज की तरह होती है। भारत के इतिहास में सदियों तक अलग अलग संस्कृतियों के लोग आए। कोई व्यापार करने आया, कोई शासन करने। तो वो अपनी भाषा भी साथ लाए। बिल्कुल। जब वे आए तो वे सिर्फ अपना सामान या हथियार नहीं लाए, वे अपनी भाषा और अपनी चीजें भी लाए। मतलब अगर कोई नई चीज हमारे समाज में आएगी तो जाहिर है उसका नाम भी बाहर से ही आएगा। यही इसका मूल सिद्धांत है। अरबी और फारसी भाषा के प्रभाव को देखिए। भारत की न्याय व्यवस्था और प्रशासन पर इनका गहरा असर रहा। इसलिए हमें कानून, अदालत, अखबार, आदमी और चश्मा जैसे शब्द मिले। अच्छा, और पुर्तगालियों का क्या प्रभाव रहा? पुर्तगालियों ने हमें वो चीजें दी जो हमारे घरों का हिस्सा बन गईं। साबुन, चाबी, तौलिया, कमरा, ये सब पुर्तगाली शब्द है। सोचिए, हम पुर्तगाली शब्दों के बिना सुबह नहा भी नहीं सकते। कमाल है। और शायद जापानी शब्द के बिना बाजार भी नहीं जा सकते, क्योंकि रिक्शा शब्द तो जापान से आया है। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि इन विदेशी शब्दों और हमारे देसी शब्दों के बीच भी शादियां होने लगीं। शादियां? मेरा मतलब है संकर शब्दों से, यानी हाइब्रिड शब्द। ये भाषाओं का ऐसा संगम है जो किसी नियम को नहीं मानता। रेलगाड़ी शब्द को ही ले लीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। रेल पूरी तरह से अंग्रेजी है और गाड़ी पूरी तरह से हिंदी। दोनों को मिला के हमने एक ऐसा शब्द बना दिया जो अब पूरे भारत की धड़कन है। और सिर्फ रेलगाड़ी ही नहीं, जांचकर्ता देखिए। जांच हिंदी का शब्द है और कर्ता संस्कृत का। टिकट घर में टिकट अंग्रेजी है और घर हिंदी। बिल्कुल। ये संकर शब्द हमें बताते हैं कि भाषा का अंतिम लक्ष्य शुद्धता बनाए रखना नहीं है, बल्कि संवाद यानी कम्युनिकेशन को सफल बनाना है। तो उत्पत्ति और इतिहास की ये यात्रा तो अद्भुत है, लेकिन चलिए
अब इतिहास के पन्नों से बाहर निकलते हैं और शब्दों के भौतिक ढांचे की बात करते हैं, उनके आर्किटेक्चर की। ठीक है। अगर हम शब्दों को एक लैब में ले जाकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो वो अंदर से कैसे बने होते हैं? अगर हम रचना या बनावट के आधार पर देखें तो शब्दों के 3 मुख्य प्रकार हैं। सबसे पहले आते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब होता है जो चीज किसी खास अर्थ के लिए पूरी तरह से फिक्स हो गई हो। मतलब जिनकी जड़ें बहुत गहरी हो। हाँ, ये भाषा के वो परमाणु या एटम्स हैं जिन्हें आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे घर या पानी। एकदम सही। अगर आप घर शब्द को तोड़ेंगे तो घ और र अलग हो जाएंगे। ध्वनियों के रूप में तो वे मौजूद रहेंगे, लेकिन उनका वो अर्थ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा जो घर कहने पर हमारे दिमाग में आता है। रूढ़ शब्दों का कोई और तार्किक विश्लेषण नहीं किया जा सकता, वे बस वैसे ही हैं। ठीक है, तो ये सबसे बुनियादी ईंटें हो गईं। और जब हम इन ईंटों को आपस में जोड़कर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं यौगिक शब्द, यानी कंपाउंड शब्द। यौगिक मतलब जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के जुड़ने से बने हों। यहाँ गणित का सीधा सा नियम काम करता है। 1 और 1 11 नहीं, बल्कि 1 + 1 = 2। कैसे? जरा समझाएं। जैसे एक शब्द है विद्या, जिसका अर्थ है ज्ञान, और दूसरा शब्द है आलय, जिसका अर्थ है घर या स्थान। ओके। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है विद्यालय, यानी ज्ञान का घर। यहाँ दोनों शब्दों ने अपना अपना मूल अर्थ बरकरार रखा है और मिलकर एक नया लेकिन लॉजिकल अर्थ दिया है। ये तो बहुत सीधा सा गणित है, लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। क्या शब्दों की दुनिया में कभी ऐसा होता है कि 1 और 1 जुड़ें, लेकिन उनका नतीजा 2 ना होकर 3 हो जाए? 3 हो जाए। मतलब 2 शब्द जुड़ें और उनका अर्थ कुछ ऐसा बन जाए जिसका उन दोनों के मूल अर्थ से कोई सीधा लेना देना ही ना हो। ये बहुत ही पैनी नजर है आपकी, और भाषा विज्ञान ने इस चमत्कार के लिए एक अलग ही श्रेणी बना रखी है, जिसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ये यौगिक और रूढ़ दोनों का मिश्रण है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ये ऐसे काम करता है कि 2 शब्द आपस में जुड़ते तो यौगिक की तरह ही हैं, यानी 1 + 1, लेकिन जुड़ने के बाद वे किसी एक बहुत ही विशिष्ट चीज के लिए रिजर्व या रूढ़ हो जाते हैं, यानी नतीजा 3। सबसे क्लासिक उदाहरण है जलज। जलज, यानी जल में जन्म लेने वाला। बिल्कुल, जल यानी पानी और ज यानी जन्म लेने वाला। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो पानी में तो काई भी पैदा होती है, मछलियां भी पैदा होती हैं, मेंढक भी होते हैं। लॉजिक के हिसाब से तो उन सबको जलज कहा जाना चाहिए। लेकिन हम मेंढक को तो जलज नहीं कहते। यही तो बात है। जलज शब्द केवल और केवल कमल के फूल के लिए फिक्स या रूढ़ हो चुका है। उसका अर्थ संकुचित होकर एक ही चीज पर लॉक हो गया है। अरे हाँ। किसी और के भी 10 मुंह हो जाए तब भी दशानंद सिर्फ रावण को ही कहा जाएगा। वाह! तो इन सब का क्या मतलब है? शब्द बन गए, उनका इतिहास तय हो गया, उनकी बनावट तय हो गई, लेकिन जब ये शब्द किसी वाक्य की असली दुनिया में उतरते हैं तो क्या ये हमेशा एक ही तरह का व्यवहार करते हैं, या ये वाक्य के माहौल के हिसाब से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं? वाक्य में इनके बर्ताव को समझने के लिए व्याकरण इन्हें 2 खेमों में बांटता है, विकारी और अविकारी। ये क्या होते हैं? इसे आप किसी इमारत के ढांचे से समझ सकते हैं। कुछ शब्द इमारत के पेंट, पर्दे और फर्नीचर की तरह होते हैं, जो मौसम और रहने वालों के हिसाब से बदल जाते हैं। इन्हें विकारी कहते हैं, जिनमें विकार या परिवर्तन आ सके। तो ये बदलाव किस वजह से आता है? ये बदलाव लिंग, वचन और कारक के दबाव की वजह से आता है। जैसे लड़का एक विकारी शब्द है। अगर बात किसी स्त्री की हो रही है तो ये तुरंत रंग बदलकर लड़की हो जाएगा। और बहुवचन में? अगर संख्या 1 से ज्यादा है तो ये लड़के हो जाएगा। हमारी भाषा के सभी संज्ञाएं, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाएं विकारी होती हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक दुनिया की स्थिति के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। और जो शब्द रंग नहीं बदलते, उनका क्या? उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। ये इमारत के उन कंक्रीट के पिलर्स की तरह हैं जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलते। चाहे वाक्य में 1 लड़का हो या 100 लड़कियां, चाहे बात अतीत की हो रही हो या भविष्य की, ये शब्द टस से मस नहीं होते। मुझे लगता है कि और, परंतु, तथा जैसे शब्द इसी श्रेणी में आते होंगे।
क्योंकि आप कभी बहुवचन बनाने के लिए परंतुओं या कौरें तो नहीं कह सकते। बिल्कुल सही पकड़े। धीरे धीरे, अरे, के बिना, ये सब अविकारी हैं। ये वाक्यों को जोड़ने का या किसी काम के होने का तरीका बताने का काम करते हैं। इनका स्वरूप पत्थर की लकीर होता है। ये एक बहुत ही मजबूत ढांचा है। लेकिन मेरे विचार से शब्दों का असली खेल तो उनके अर्थ के स्तर पर खेला जाता है। वो कैसे? मुझे पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ही ताले को खोलने के लिए हमारे पास कई चाबियों का एक पूरा गुच्छा हो। बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन कई बार उसी गुच्छे की एक चाबी उसी ताले में फिट नहीं होती। जैसे आपने स्रोत सामग्री में जल और पानी का जो उदाहरण दिया है, वो इसी बात की ओर इशारा करता है। हाँ, और इसके पीछे इंसान का सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक नजरिया काम करता है। आप देखिए, कोई भी दो पर्यायवाची शब्द 100% एक जैसे नहीं होते। उनका एक खास संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट होता है। क्योंकि अगर वो 100% एक जैसे होते तो भाषा दोनों को जिंदा ही क्यों रखती? एक को तो विलुप्त हो जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। जल और पानी दोनों रासायनिक रूप से H2O ही हैं। लेकिन अगर सड़क पर बारिश का कीचड़ भरा है तो आप हमेशा कहेंगे कि यहाँ गंदा पानी भरा है। कोई ये नहीं कहता कि सड़क पर गंदा जल भरा है। और भगवान की मूर्ति पर हमेशा जल अर्पित किया जाता है, पानी नहीं। क्योंकि जल शब्द के साथ पवित्रता, सम्मान और अनुष्ठान की भावना जुड़ी हुई है, जबकि पानी रोजमर्रा के साधारण इस्तेमाल का शब्द है। अर्थ की इस सूक्ष्मता को समझना ही भाषा पर महारत हासिल करना है। अर्थ की इस गहराई में एक और बड़ा भ्रम पैदा करने वाली चीज है। अच्छा, वो क्या? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एकदम जुड़वा भाई लगते हैं और हमें लगता है कि उनका मतलब भी एक ही होगा। जैसे ईर्ष्या और द्वेष, हम अक्सर इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। व्याकरण इन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहता है, यानी जो एक अर्थ वाले लगते हैं पर होते नहीं है। इनके बीच का अंतर एक बाल जितना बारीक होता है। जैसे अगर आप किसी दूसरे इंसान की तरक्की, उसकी नई गाड़ी या उसके प्रमोशन को देखकर अंदर ही अंदर जल रहे हैं तो वो ईर्ष्या है, यानी जेलसी। और द्वेष में जलन नहीं होती, उसमें दुश्मनी या बदले की भावना होती है, यानी एनिमिटी। आप किसी से द्वेष इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसने आपके साथ कुछ बुरा किया था। बहुत बारीक अंतर है। इसी तरह अपराध और पाप को देखिए। मेरे ख्याल से अपराध वो है जिसे साबित करने पर पुलिस आपको जेल में डाल सकती है, यानी देश के कानून को तोड़ना। एकदम सही। और पाप वो है जो नैतिकता या धर्म के नियमों को तोड़ता है। हो सकता है किसी को धोखा देना कानूनी रूप से अपराध न हो, लेकिन नैतिकता के रूप में वो पाप है। ये तो वो शब्द हुए जो अर्थ में मिलते जुलते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में इतने समान होते हैं कि अगर कान जरा सा चूके तो पूरा अर्थ ही भस्म हो जाए। हाँ, आप श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों की बात कर रहे हैं। मतलब? श्रुति यानी सुनने में, सम यानी समान, भिन्नार्थक यानी अलग अर्थ वाले। ये भाषा का वो इलाका है जहाँ एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक या मात्रा की गलती से बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे कुल और कूल? हाँ, अगर क में छोटे ऊ की मात्रा है यानी कुल, तो उसका मतलब है वंश, खानदान या फिर टोटल। लेकिन अगर क में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी यानी कूल, तो उसका अर्थ हो गया नदी का किनारा। बाप रे। और आपने अभी जो भस्म होने की बात कही थी, वो अनल और अनिल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बिल्कुल। अब अगर कोई कवि अपनी कविता में ठंडी हवा का जिक्र करना चाहता है और उसने अनिल यानी हवा की जगह गलती से अनल लिख दिया, तो पूरी कविता में आग लग जाएगी, क्योंकि अनल का मतलब आग होता है। बिल्कुल। और अर्थ के इस खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं अनेकार्थी शब्द। वो कैसे काम करते हैं? ये वो शब्द हैं जो अकेले ही पूरी डिक्शनरी का काम करते हैं। वाक्य में इनकी जगह बदलते ही इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कनक शब्द का मतलब सोना भी है और धतूरा भी, हार का मतलब गले का आभूषण भी है और युद्ध में मिलने वाली पराजय भी। तो अब तक की इस पूरी यात्रा से मुझे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि शब्द केवल निर्जीव ध्वनियां नहीं है, इनके अंदर एक खास तरह की ऊर्जा है। ये सुनने वाले के दिमाग को ट्रिगर करते हैं। एकदम सही बात है। अजीबोगरीब मनोवैज्ञानिक स्थिति को कैसे समझाता है? भारतीय काव्यशास्त्र और व्याकरण में इस चमत्कारी ऊर्जा को शब्द शक्ति या वर्ड पावर का नाम दिया गया है। अच्छा। ये माना गया है कि शब्दों के भीतर 3 अलग-अलग स्तर की शक्तियां या फ्रीक्वेंसीज होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले अभिधा क्या है?
अभिधा सबसे पहली, सबसे सीधी और सपाट शक्ति है। जब आप कोई वाक्य कहते हैं और उसका वही अर्थ निकाला जाता है जो डिक्शनरी में लिखा है, तो वो अभिधा है। मतलब कोई हिडन मीनिंग नहीं। हाँ, इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा या व्यंग्य नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूं कि सूरज पूरब से उगता है, या हिंदी भारत में बोली जाने वाली एक भाषा है। बिल्कुल, जो कहा गया है वही समझा गया। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी सीधी नहीं होती ना। हाँ, वो तो है। यहीं पर दूसरी शक्ति लक्षणा की एंट्री होती है। लक्षणा वहां काम करती है जहां वाक्य का सीधा सीधा अर्थ पूरी तरह से इलॉजिकल हो जाता है या फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी सुनने वाला समझ जाता है कि बात क्या हो रही है। मतलब अगर मैं कहूं कि रामू तो बिल्कुल शेर है। अब डिक्शनरी के हिसाब से तो रामू एक इंसान है, वो 4 पैर और पूंछ वाला जानवर कैसे हो सकता है? सीधा अर्थ तो यहाँ फेल हो गया। बिल्कुल। लेकिन आपका दिमाग तुरंत डिक्शनरी वाले अर्थ को किनारे कर देता है और शेर शब्द के लक्षणों को पकड़ लेता है। समझ गया। सुनने वाला समझ जाता है कि रामू को जानवर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि शेर के लक्षण जैसे निडरता और बहादुरी रामू में है। ये लक्षणा शक्ति है। अरे ये तो हम दिन भर करते हैं। तुम तो गधे हो, वो तो गाय है। ये सब लक्षणा के उदाहरण है। लेकिन आपने एक तीसरी शक्ति का भी जिक्र किया था, व्यंजना। वो क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति का सबसे रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक रूप है। इसमें वाक्य एकदम साधारण और सीधा होता है, अभिधा की तरह, लेकिन उसका अर्थ हर इंसान के लिए अलग होता है। अलग होता है? वो कैसे? सुनने वाला व्यक्ति अपनी उम्र, अपने पेशे, अपनी स्थिति और अपने आसपास के माहौल के हिसाब से उसका अर्थ खुद गढ़ लेता है। ये थोड़ा जटिल लग रहा है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक कमरे में एक दीवार घड़ी टंगी है और कोई अचानक कहता है सुबह के 8 बज गए। वाक्य तो बहुत ही साधारण है। इसमें तो सिर्फ समय बताया जा रहा है। अब इसका जादू देखिए। उसी कमरे में एक चौकीदार बैठा है जिसकी नाइट शिफ्ट खत्म होने वाली है। उसके लिए इस साधारण से वाक्य का अर्थ है, मेरी छुट्टी का वक्त हो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए। अरे वाह! उसी घर में एक गृहिणी है। उसके लिए इस वाक्य का अर्थ है, किचन में जाकर नाश्ता बनाने का वक्त हो गया। एक बच्चे के लिए इसका मतलब है, अरे बाप रे, स्कूल बस आने वाली है, मुझे जल्दी तैयार होना है। हर किसी के लिए अलग मतलब। और पास के मंदिर के पुजारी के लिए इसका अर्थ है, भगवान की आरती का समय हो गया। ये सच में अद्भुत है। किसी ने ये नहीं कहा कि घर जाओ या नाश्ता बनाओ या स्कूल जाओ। शब्द सिर्फ इतने थे, सुबह के 8 बज गए। हाँ। लेकिन उस एक वाक्य ने हर इंसान के दिमाग में उसके हालात के हिसाब से एक अलग ही घंटी बजा दी। यही व्यंजना का मनोविज्ञान है। ये साबित करता है कि शब्दों का अर्थ सिर्फ बोलने वाले के नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि सुनने वाले की मनस्थिति पर भी निर्भर करता है। तो आज इन पन्नों की गहराई में उतरकर जो नजरिया हमें मिला है वो ये है कि व्याकरण कोई बोरिंग चीज नहीं है जिसे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए रटा जाए। बिल्कुल नहीं। ये मानव इतिहास, हमारी संस्कृतियों के टकराव और सबसे बढ़कर हमारे मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत ही शानदार टूल है। ये शब्द सिर्फ कागज पर छपी स्याही नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो हमारी दुनिया को चला रही है। एकदम सही। और इस चर्चा को विराम देते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी जरूर कहिए। अगर व्यंजना शक्ति के कारण एक ही साधारण से वाक्य के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग और गहरे अर्थ हो सकते हैं, तो सोचिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे दफ्तरों में जो गलत फहमियां पैदा होती हैं, क्या वे सच में हमेशा गलत शब्दों के इस्तेमाल से होती हैं? ये सोचने वाली बात है। या फिर समस्या ये है कि बोलने वाला व्यक्ति अपनी तरफ से अभिधा में, यानी बिल्कुल सीधे अर्थ में कोई बात कह रहा होता है, और सुनने वाला अपनी असुरक्षाओं, अपने तनाव या अपनी परिस्थितियों के चश्मे से उसे व्यंजना में समझ लेता है। अगली बार जब कोई आपकी बात का बिल्कुल उल्टा या गलत मतलब निकाले, तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सच में ये बहुत गहरा विचार है। अगली बार जब भी कोई बात बिगड़े तो रुक कर जरूर सोचिएगा कि खेल सच में शब्दों का था या फिर शब्द शक्ति का। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रिय मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।